आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। हम सम्मानित मंच हमारे साथ अभी माननीय सांसद सेंथिल कुमार जी हैं, इसके अलावा तमिल नजर हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। आथिया सुरन हैं, फातिमा जी, शक्ति जी, नरेश जी, जाह्नवी जो कि जेएनयू से आई हैं, इलाया कुमारी इलाया, और आप तमाम सारे लोगों का मैं इस मंच से स्वागत करती हूँ जो कि सामाजिक न्याय के लिए जिन्होंने अपनी आवाज़ को हमेशा से बुलंद किया है। मुझे सुनील दादा दिख रहे हैं, मुझे केदार सर दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जो कि सामाजिक न्याय के लिए जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आज इस कार्यक्रम में मेरा विषय है छात्र आंदोलन और सामाजिक न्याय। इस पूरे कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है और एक भाग में पेरियार की 50 किताबों का विमोचन होना है। और मुझे लगता है कि जब हम पेरियार के बारे में बात करते हैं तो पेरियार के बारे में जब बात करते हैं तो उन पर बात हम तब तक उन पर बात मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम द्रविड़ आंदोलन की बात नहीं करते हैं। और जब हम द्रविड़ आंदोलन की बात करते हैं तो बगैर आर्य पर बात किए हुए हम द्रविड़ आंदोलन की बात नहीं कर सकते हैं। द्रविड़ क्या है, द्रविड़ आंदोलन क्या है और वो क्यों आया, द्रविड़ की संस्कृति क्या है और आर्यों की संस्कृति क्या है। हमारा ये मानना है कि जो आर्य थे वो बाहर से आए थे और अपने साथ उन्होंने कई तरह की संस्कृति लेकर वो आए थे। उनकी जो संस्कृति थी, हम ये मानते हैं उनकी संस्कृति और हमारे यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी संस्कृति में बहुत तरह की डिफरेंसेस थे। बहुत हमारी उनकी बातों को लेकर बहुत लेवल पे हमारी असहमतियां रही है। आर्य की जो संस्कृति है हम मानते हैं कि वो लूट की संस्कृति है, वो छीनने और झपटने की संस्कृति है, युद्ध की संस्कृति है, हमें बंदी बनाने की संस्कृति है, वर्चस्व की संस्कृति है। और ठीक उसके बरक्स हमारी जो द्रविड़ों की संस्कृति है वह संस्कृति प्रकृति को बचाने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति घोड़े और हाथी के बरक्स बकरी, भैंस और गाय के पशुपालन की संस्कृति है। और हमें लगता है ये जो वर्चस्ववादी जो मानसिकता है हम उन्हें कहीं से मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, प्रकृति को बचाने की संस्कृति, उन्हें संजोने की संस्कृति, नदियों को बचाने की संस्कृति, पेड़, जंगल, पहाड़, इन सब को सुरक्षित करने की जो संस्कृति है, जो प्रेम और मोहब्बत की संस्कृति है, मुझे लगता है कि उस पर जो आर्यों की संस्कृति है, जो भेदभाव की संस्कृति है, जहाँ पर जातिगत जो भेदभाव है, हमारा ये मानना है कि वो संस्कृति इस देश में कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। और इसीलिए जो पेरियार की मानसिकता है, जो पेरियार की विचारधारा है, पेरियार की जो सोच है, हम उस सोच को तब तक मुकम्मल तरीके से नहीं लोगों तक पहुंचा सकते हैं जब तक हम अंबेडकर पर बात नहीं करेंगे, जब तक हम सावित्रीबाई फुले की बात नहीं करेंगे, जब तक हम बीपी मंडल की बात नहीं करेंगे, जब तक हम ललन सिंह पेरियार की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, हम जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके की संस्कृति को, उस तरीके की विचारधारा को, उस तरीके की जो हमारी सोच है, हम तब तक इस समाज के जो सबसे पिछले पायदान पे जो खड़ा इंसान है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हम तब तक अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और जब हम पिछले और सबसे दबे कुचले लोगों की बात करते हैं तो हम अपनी बात करते हैं, हमारे जैसे लोगों की बात करते हैं। और इसीलिए मैंने अपने पूरे वक्तव्य को 2 भागों में बांट कर रखा कि पेरियार पर बात करने के पहले हमें द्रविड़ों पर बात करनी होगी, द्रविड़ की संस्कृति पर बात करनी होगी। और द्रविड़ों की संस्कृति जो है वो सामाजिक न्याय की संस्कृति है। और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें छात्र याद आते हैं, विद्यार्थी याद आते हैं, वो तमाम भर में जितने छात्र आंदोलन हुए हैं हम उन सब की
हमें याद आता है कि 1974 में 1974 में जब जेपी मूवमेंट हुआ था, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, ये दिग्गज नेता जो थे, जिन्होंने छात्रों के हितों की बात की थी, जिन्होंने खाद्य, जो हमारे खाने की सामग्री है, उसको बचाने की बात की थी, जिन्होंने हमारे जो शिक्षा है, शिक्षा के अधिकार को लेकर के बात की थी, जब तक हम शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, इस देश का मानचित्र नहीं बदल सकता है। और जब तक इस देश का हर एक वो बच्चा जो सबसे पिछले पायदान पर बैठा है, उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में, उसके हाथ में यदि कलम नहीं है, उसके हाथ में यदि किताब नहीं है, तो हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारे मन में जो आकांक्षा है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। और यदि वो चीज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, तो हमारा जो संदेश है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है, जो पेरियार का संदेश है, जो ज्योतिबा फूले का संदेश है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें लगता है कि जब हम छात्र आंदोलन की बात करते हैं, तो कुछ मुख्य छात्र आंदोलन है जहां से सामाजिक न्याय की बातें सामने आती है, हम उन चीजों को नहीं भूल सकते हैं, हम उनको नहीं भुला सकते हैं। और जब हम ये बात करते हैं, तो मुझे याद आता है कि 1990 में जब मंडल 1 आया था, तो मंडल 1 आने के बाद आप देखिए कि वीपी सिंह को किस तरीके से अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई, कब की गई सिफारिश लागू? 1990 में। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब पेश की गई? 1980 में। आप देखिए कि एक दशक पहले की चीजों को एक दशक बाद लागू करने की कोशिश की जाती है, लागू की जाती है, और लागू करने के बाद जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। और यहाँ पर मैं केवल भाजपा को दोषी नहीं पाती हूँ, यहाँ पर मैं भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी दोषी पाती हूँ। कि आप याद कीजिए, उस समय के अखबारों की कतरन को उठाकर देखिए। अब तो अखबारों की कतरन की बहुत जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे सारी चीजें मौजूद हैं कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही पायदान पे खड़े थे, दोनों एक ही तरीके की चीजों को सोच रहे थे। पूरा देश चल रहा था मंडल कमीशन 1 की जब रिपोर्ट आई थी। और ठीक उसके कुछ वर्षों बाद जब यूपीए 1 आया, जब लगा कि देश का जो हुकूक है, इस देश की जो निजाम है, इस देश के जो लोग हैं, वो तब तक आपके साथ नहीं आ पाएगी जब तक आप आरक्षण नहीं देंगे, जब तक आप ओबीसी एससी एसटी आरक्षण नहीं देंगे, तब तक आप अपने आप को कटघरे में खड़ा पाएंगे और या आपकी देश की जनता आपको कटघरे में खड़ा करेगी। और मुझे काशीराम का एक बहुत मशहूर नारा याद आता है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और 2006-7 में जब मंडल 2 की रिपोर्ट आती है, तब क्या होता है? देश उसी तरीके से जलता है हमारा जैसे 1990 में जल रहा था। आपको मैं बताऊं कि मैं उस पूरे दौरान इसी दिल्ली शहर में थी और मैं गवाह थी कि दिल्ली के जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, मैं जेएनयू से पढ़ी हूँ, जेएनयू में मैंने बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत सारे आंदोलन में मैंने भाग लिए हैं, मैं उसकी गवाह हूँ कि कैसे जेएनयू जैसे संस्थान में जो वामपंथी संगठनों के साथ अपर कास्ट के लोग थे, तुरंत उनकी धारा बदल जाती है, रातों रात एक नया संगठन सामने आता है, यूथ फॉर इक्वालिटी। और यदि आप उसकी गहराई में जाकर के देखें तो वो इक्वालिटी नहीं, वो इनइक्वालिटी था। और लोग आरक्षण के विरोध में क्या क्या करते हैं आप जानते हैं? बहुत नए लोग हैं, नए जनरेशन के लोग हैं। आप लोग जानिए कि एम्स में, आईआईटी में और जेएनयू जैसे संस्थान में लोग किस तरीके से विरोध कर रहे थे। एक तरफ जो आरक्षण के पक्ष में लोग थे, वो हंगर स्ट्राइक चले थे, रिले हंगर स्ट्राइक चल रहा था, उसके बरक्स, उसके ठीक सामने आरक्षण विरोधी ताकतें भी हंगर स्ट्राइक में खड़ी थी, बैठी थी। लेकिन प्रतिरोध करने की संस्कृति और आंदोलन करने की जो संस्कृति है, वो अंदर से आती है, वो जज्बे से आती है, वो खून खौलता है। तो बहुत कम समय में वो जो आरक्षण विरोधी ताकतें थी, उनका जो
जज्बा था वो बहुत ढीला पड़ता गया। केदार सर यहाँ मौजूद है, सर आप भी रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से हम लोग सब एक साथ हमने नारे लगाए, सब हमने आरक्षण के पक्ष में हमने नारे लगाए। मैं बता रही थी कि एम्स जैसे संस्थान में क्या होता था, एम्स जैसे संस्थान में विरोध करने का जो तरीका था वो क्या था। लोग अपने आप को नाई बना रहे थे, बार्बर बना रहे थे, बाल काट रहे थे, विरोध कर रहे थे कि यदि आरक्षण लागू हो गया तो नाई के बच्चे भी एम्स जैसे संस्थान में पढ़ेंगे। आईआईटी में क्या हो रहा था, आईआईटी में लोग जूता पॉलिश, बूट पॉलिश कर रहे थे कि मैं मोची बन जाऊं, मोची जो है वो हमारे समकक्ष आ जाएंगे। यदि आरक्षण मिला, लोग झाड़ू लगा रहे थे कि यदि आरक्षण मिला तो क्या होगा कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, हमें झाड़ू लगाना पड़ेगा। झाड़ू लगाने का काम, बूट पॉलिश का काम, बाल काटने का काम कहीं नहीं लिखा है कि केवल एक जाति करे और आप बैठ करके पढ़ाई करें, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और ये हम होने नहीं देंगे। हम तब तक इस बात के खिलाफ आवाज उठाएंगे जब तक मनुवादी ताकतें, ब्राह्मणवादी ताकतें, जातिवादी ताकतें, पितृसत्ता की जो पक्ष में ताकतें खड़ी होती हैं, हम उन सब के खिलाफ हम अपनी आवाज तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक ये ताकतें एकदम पिछले पायदान में न खड़ी हो जाए। और अब देखिए कि 2016 में क्या होता है। 2016 में आप याद कीजिए कि 2016 में देशव्यापी आंदोलन हुआ था, और क्या था वो मसला, क्या था मुद्दा, क्या था। आपने एक लड़के का नाम सुना होगा, बहुत जवान लड़का, रोहित वेमुला नाम था उसका। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और वह अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है? आत्महत्या के पीछे की वजह यह थी कि जो जातिवादी ताकतें हैं उन्हें यह मंजूर नहीं था, उन्हें नागवार नहीं गुजर रहा था कि दलित के बच्चे भी हमारे साथ एक ही कतार में, एक ही पंक्ति में, एक ही हॉस्टल में बैठ करके खाना खाएं, एक ही जगह पढ़ाई करें और एक ही जैसे नौकरी वह भी पाए। और इतना प्रताड़ित किया गया रोहित वेमुला को कि रोहित वेमुला अपने आप को खत्म कर देते हैं। और मुझे याद है कि पूरे देश के जो भी नौजवान थे, जो सामाजिक मुद्दे के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो उनके पक्ष में खड़े होने की बात करते थे, पूरा देश बहुत भावुक था। और संसद में क्या हो रहा था, केंद्रीय मंत्री में नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनका क्या स्टेटमेंट था। आप याद, उस समय एचआरडी मिनिस्टर कौन था, आप जरा देखिएगा जरा, उनका क्या स्टेटमेंट आता है, उनका क्या रवैया था इस पूरे मामले को लेकर के। तो बिल्कुल समझ में आता है कि जब ब्राह्मणवादी ताकतें, जातिवादी ताकतें, मनुवादी ताकतें सत्ता में रहेंगी तो रोहित वेमुला जैसे केस होंगे, और ये हम होने नहीं देना चाहते हैं और हम ये होने नहीं देंगे। और ये तब नहीं होगा जब आप और हम बोलेंगे। मैं साहित्य की विद्यार्थी हूं, इसीलिए बार बार साहित्य की तरफ से ही मैं उदाहरण उठाती हूँ। रघुवीर सहाय बहुत बड़े पत्रकार थे और कविता भी लिखते थे। उनकी एक कविता मुझे बहुत पसंद है कि कुछ तो होगा अगर मैं बोलूंगा, कुछ तो होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर का कायल टूटेगा। तो जब तक हम सड़कों पर आकर, जब तक हम इस तरीके के सभा में, कार्यक्रम में आकर के अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अधिकारों को लेकर नहीं लड़ेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक इस देश का मानचित्र, जब मैं मानचित्र कहती हूँ तो मेरा मतलब है कि जो ऊपर से नीचे आप उठा करके देख लीजिए कि सरकारी नौकरियों में हमारी क्या स्थिति, हमारी से मेरा मतलब है ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं की स्थिति, मुसलमानों की स्थिति, आप देख लीजिए कि क्या है उनकी स्थिति। तो इस मानचित्र को बदलने के लिए हमें फिर से पेरियार के पास जाना पड़ेगा, बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, कबीर के पास जाना पड़ेगा, अंबेडकर के पास जाना
जब तक हम उनके विचारों को, उनकी विचारधारा को आत्मसात नहीं करते हैं, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक इस देश का मानचित्र नहीं बदल सकता है। और इस देश का मानचित्र बदलना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मैं फिर से एक शेर पढ़ूंगी। राहत इंदौरी बहुत बड़े शायर हुए थे। उनका कहना है, उनकी एक मिसरा है, मैं पढ़ूंगी और उसके बाद उनका एक बहुत फेमस मिसरा है कि न किसी हमनशी न किसी हमसफर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। और हमें इस देश में, इस मुल्क में अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी। आपके लिए कोई जगह बना करके नहीं देगा। इनकलाब जिंदाबाद।